हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आपका? सब ठीक ठाक? कल हमने जो है एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो पॉइंट शुरू किया था, और हमने ये देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक ऐसा मोशन जिसमें स्पीड ऑफ लीनियर स्पीड जो होती है, लीनियर स्पीड यानी कि एक सर्कल ऐसे हो रहा है तो लीनियर स्पीड जो होती है, जो सर्कल को टेंजेंशियल होती है हमेशा, वो कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से जो ओमेगा होता है वो भी कांस्टेंट होता है घूमने का, ठीक है। और ओमेगा कांस्टेंट होने की वजह से आप ऐसे देखते हो कि एक्सेलरेशन तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है कि ओमेगा का चेंज अपॉन टाइम। लेकिन हमने ये देखा कि वहाँ पर एक लीनियर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता। अल्फा की वैल्यू वहाँ 0 होती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक लीनियर एक्सेलरेशन होता है, और वो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन बदलती रहती है उस वजह से वहाँ पे हमने देखा था कि लीनियर एक्सेलरेशन आया, और वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो था v स्क्वायर अपॉन आर, या फिर v ओमेगा, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला था उसका। एक्सेलरेशन जो आया है वो एक्सेलरेशन का हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। अब एक और बात ये बता दूं आपको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में रिलेशन तो हमको मिल जाएगा, अल्फा का रिलेशन ए के साथ वो तो हमको मिल जाएगा, बट अल्फा वहां पे है ही नहीं, वहां अल्फा एग्जिस्ट करता ही नहीं। अल्फा उस वक्त आएगा जब ओमेगा में चेंज होगा, ठीक है, ओमेगा में चेंज होगा। तो चलो देखते हैं कि अगर हमारे पास में रिलेशन बिटवीन अगर निकालो बोला जाए तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे निकालते हैं कि एक्सेलरेशन को, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार डेल्टा सर ऐसा नहीं लिखना चाहिए, वो आप ये वाला डेल्टा लिखो। लो लिखो, क्या फर्क पड़ेगा भाई। लो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है वो जीरो के करीब होने लगा है, बिल्कुल एकदम छोटा 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 एकदम होने लगा है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अरे है कि नहीं बात से, ऐसा लिख दिया। अच्छा, डेल्टा वी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये जो वी है हमारा वी अपॉन टी है ना, तो हम लिख सकते हैं कि एज v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा है। तो अगर मैं उसका डेरिवेटिव ले लूँ तो देयरफॉर हम लिख पाएंगे a इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ आर ओमेगा, है ना। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ आर ओमेगा बोले तो u इंटू वी का अपना फॉर्मूला लगाओ, यानी कि डेरिवेटिव dt से ले लेंगे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, है ना। ये वाला फॉर्मूला है। क्यों लिख के बताया नहीं पता, लेकिन लिख दिया बस। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू u बोले तो r जैसे कि वैसे d ओमेगा अपॉन डी टी प्लस ओमेगा जैसे कि वैसे डी आर अपॉन डी टी। तो इसमें से अब मुझे कुछ चीजें समझ आ रही है। डी ओमेगा बाई डी टी को क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि वी नो दैट या वी नो दैट डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है अल्फा। अरे है कि नहीं भाई, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। और डी आर बाई डी टी जो होगा, डी आर बाई डी टी इट इज इक्वल टू जीरो एज आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना। अरे भाई, अरे आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। मैंने कल ही बताया था आपको कि अगर वेक्टर फॉर्म में हुआ तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू को वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन अगर ये स्केलर फॉर्म में हो तो इसको जीरो बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टर्म, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो बचा कौन, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। ये वैल्यू बची है आपके पास में। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखो बोले तो कैसे लिखेंगे, अल्फा। ये है आपके पास में एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन, ठीक है। अब इसमें से इस बात समझ लो कि अल्फा जो होता है वो हमेशा आता है ओमेगा के चेंज होने पर, एक्सेलरेशन जो होता है वो आता है हमेशा वेलोसिटी के चेंज होने पर, ठीक है, वेलोसिटी के चेंज होने पर। तो अपने को ये दोनों की रिलेशन मिल गई है, तो याद रखने का इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को मैं ऐसे भी बोलूंगा कि दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू change in magnitude of linear velocity के मैग्नीट्यूड में बदल की वजह से आया है वो, is called
इसको एक नया नाम दिया जाता है, इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्यों ऐसा, देखो जरा, ये एक सर्कल है हमारा, ठीक है, ये पार्टिकल है हमारा, ये पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, ये उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, ये आर है, ठीक है, ऐसा ले लो यहाँ पे। अब मैं आपको बोलूंगा कि अगर v जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। देयरफॉर हम बताते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 0 होता है। और लीनियर एक्सेलरेशन इस वक्त में सिर्फ ac होता है और ar होता है। ar मतलब रेडियल या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, ac की वैल्यू होती है v² अपॉन r और r ओमेगा स्क्वायर, ये आता है। बट देखो, इफ वेलोसिटी अगर चेंज होने लगे तो, क्या होगा, देखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ओमेगा ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला है v/r, है ना, अरे ओमेगा का फॉर्मूला है v/r। अब अगर ये चेंज हो जाएगा, देन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। ओमेगा का चेंज अपॉन टाइम ऐसा ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका अल्फा। और हमारे पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है आर अल्फा, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा। और ये अल्फा की डायरेक्शन किधर होती है, ये ए की डायरेक्शन किधर होती है, ये इस डायरेक्शन में आता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। AC किधर आता है, इधर आता है AC। देखो, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने लगे, अगर चेंज होने लगे, तो वेलोसिटी की ही दिशा में आने वाला है ना एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी ऐसी जा रही है और उसकी स्पीड आप बढ़ाने लगे हो, 10, 20, 30, 40 करने लगे हो, तो आपका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आता है। तो उसी तरह वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो रेडियस की डायरेक्शन में आता है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये दो चीजें अलग अलग है, यहाँ पे ये दो एक्सेलरेशन माने जाते हैं, ये एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और एक आता है जो कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जरूरी होता है हमारे सर्कुलर मोशन के लिए, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड बढ़ाता है। कैसे, मैं आपको अभी एक डेमो बताने वाला हूँ। देखो तो जरा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो जो हमने अभी एक्सेलरेशन देखा उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ पार्टिकल विथ वेरिएबल स्पीड along the circumference of circle is called as non uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या था, जिसमें लीनियर स्पीड कांस्टेंट हुआ करती थी, ओमेगा भी कांस्टेंट हुआ करता था, अल्फा 0 था, ठीक है, वो वाला था केस, और उसके अंदर सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता था जिसको हम सेंट्रिपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन बोलते थे। यहाँ पर एक्सेलरेशन दो होंगे, देयर आर 2 एक्सेलरेशंस इन नॉन यूसीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ के लो। सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं हम, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की दिशा बदलने की वजह से जो एक्सेलरेशन आई थी, और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी थी, वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी टुवर्ड्स द सेंटर। यहां देखो, ये थी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ओके, और ये है आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, इसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आपने बोला था, ठीक है, ये है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी का चेंज इन डायरेक्शन मतलब ये जो AC था, ये किसकी डायरेक्शन में आया था, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कैसा था, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना। तो ये हमने कल देखा था, डेल्टा V का चेंज जो है ना, डेल्टा V जो है तो वेलोसिटी का चेंज होता है। डेल्टा V का डायरेक्शन क्या था, डेल्टा V का डायरेक्शन था परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, अंदर की तरफ परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अगर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी बोला मतलब क्या है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो हमारे पास में AC जो है ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि AC सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है दोनों भी, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने की वजह से आया है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। लेकिन दूसरे में देखो
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, ये जो मैग्नीट्यूड है आपका यही बदल जाएगा अगर ये वेलोसिटी बदल जाए, वेलोसिटी अगर ये सेम ना रहे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए, पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। एग्जाम्पल क्या होगा बोलो, एग्जाम्पल बोलो। फैन स्टार्ट हो रहा है, जब फैन स्टार्ट होता है तो फैन का जो विंग होता है, फैन के विंग यानी ब्लेड ऑफ फैन का जो टिप होती है, वो टिप की स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, और बढ़ बढ़ की स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन आएंगे, एक एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल जो कि लग रहा है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, और दूसरा एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल जिसको बोला जाएगा यहाँ पर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टी ए टी बाहर की तरफ होगा वो, ठीक है। वो चाहता है कि वो पार्टिकल को अपने साथ लेकर चला जाए बाहर, लेकिन पार्टिकल बाहर जा नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो गई है, ओमेगा बढ़ता है। इस केस में क्या होता है, इस केस में एटी वाले केस में ओमेगा बढ़ने लगता है, ओमेगा बढ़ने लगता है, और अल्फा जो है तो वो भी आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ केसेस लिखता हूँ, देखो मैं कुछ केसेस लिखता हूँ, देखो एक काम करते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं पहले। एक्सेलरेशन इन नॉन यूसीएम, तो हम देख रहे हैं, समझ लो, एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा देखो जरा, हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और एक्सेलरेशन लिखा तो मैं उसको लिख पाऊंगा मैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना, ऐसे लिख पाएंगे। बट v इज इक्वल टू, मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने लगा हूं, देखो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, इसकी वैल्यू को वहां रख दो, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हम रख पाएंगे डेल्टा बाय डेल्टा टी, और ये आ जाएगा ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, ओमेगा क्रॉस r। तो वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इसका डेरिवेटिव को हम, समझो लिमिट लगा दिया मैंने, तो मैं थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है मैंने, तो मैं इसको ले लेता हूँ पहले ओमेगा क्रॉस डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी क्रॉस r, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। बट हमको पता है डेल्टा टी, अब देखो लिमिट इसको भी लगेगी, लिमिट इसको भी लगेगी, जो भी डेल्टा में रहता है उसको लिमिट लग जाती है, तो लिमिट लगा दो ना उसको, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट लगा दिया हमने, समझो, तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी जो होता है इसको वेलोसिटी बोलते हैं, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, और डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी को एक्सेलरेशन अल्फा बोलते हैं। तो वैल्यू आने वाली है आपके पास में ओमेगा क्रॉस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, क्या वैल्यू है इसकी, v, प्लस डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी की वैल्यू कौन है, अल्फा, और ये कौन है, r, तो ये हो जाएगा क्रॉस r, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में वैल्यू, इसको बोला जाता है, इसके अंदर में देखो ये अपने पास में ये फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल एक्सेलरेशन है वेक्टर फॉर्म में, ये एक्सेलरेशन है वेक्टर फॉर्म के अंदर। इसमें से ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसको बोला जाता है प्लस करके, ये वेक्टर फॉर्म है ना, क्योंकि तो वेक्टर फॉर्म में हम दोनों को ऐसे लिख दे रहे हैं, तो ये इसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल को आप AR लिखो या AC लिखो, बात एक ही है, AR लिखो या AC लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। और ये दोनों वेक्टर फॉर्म में, तो हमने लिखा कि रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होता है, रिजल्टेंट की जगह उसको नेट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, नेट एक्सेलरेशन इस तरह का होता है। तो अब दो हमारे एक्सेलरेशन है किधर, तो देखो ये AT इधर है, AC इधर है, तो क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन किधर जाएगा, देखो नेट एक्सेलरेशन, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। एक आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
ये नॉन यूसीएम में आते हैं सिर्फ, ठीक है। यूसीएम के अंदर सिर्फ ये एक अकेला रहता, नॉन यूसीएम में ये और ये दोनों आ जाते हैं। ये चेंज इन डायरेक्शन की वजह से आया, ये चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से आया, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एटी, तो हम लिखते हैं एटी की वैल्यू जो है वो है आर अल्फा और एसी की वैल्यू जो है वो है आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसी वैल्यू है दोनों की, तो आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाय आर या फिर जो है तो वी ओमेगा, है ना। तो यहाँ पे भी देखो वी ओमेगा लिखा हुआ है ना, ओमेगा क्रॉस वी। ये क्रॉस प्रोडक्ट में ये सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीक्वेंस गलत हो गई ना तो फिर आंसर गलत आता है, डायरेक्शन भी बदल जाती है उसकी, पूरी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा सबको दिखाने के लिए, तो समझो सबको दिखाना चाहता हूँ अगर मैं, तो देखो ये इस तरह का कुछ आपको फिगर समझ में आना चाहिए कि हमारा जो है तो सर्कुलर मोशन अगर इस दिशा में चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो क्या होता है, ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, और ओमेगा बढ़ रहा है समझ लो ऐसे। और यहाँ पे होता है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में काम कर रहा है, और ये होगा दोनों का नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दोनों का होता है नेट एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे ज्यादा और कंपोनेंट्स नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इतना आपको समझ में आना चाहिए। बेसिकली इतना है कि हमारे पास में नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों होता है नॉन यूसीएम के अंदर। तो हम लिख देंगे इसको नॉन यूसीएम, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इतने एक्सेलरेशन होते हैं उसमें दोनों के अंदर में, और ये वाले होती है इनकी वैल्यूज, ठीक है। देखो सर, हमने लिखा एक्सेलरेशन को ओमेगा क्रॉस वी प्लस अल्फा क्रॉस आर। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये है रेडियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट प्लस ये हो जाता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट। तो फिर हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख पाएंगे, इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये दो एक्सेलरेशन है, दोनों वेक्टर है, तो इन मैग्नीट्यूड हम इसको लिख पाते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए आर, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। मतलब हम इसको ऐसा भी लिख पाएंगे, ये तो जनरल फॉर्मूला है, इसको तो कभी भी एनी टाइम याद रख लेना। और इसको ऐसा भी लिख पाएंगे a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए आर की वैल्यू क्या होती है, आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, और उसका स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू होती है आर अल्फा का स्क्वायर। मतलब ये और क्या बन सकता है, ये बन सकता है आपका आर स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4 प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यानी कि ये बन सकता है आर स्क्वायर कॉमन ओमेगा रेस टू 4 प्लस अल्फा का स्क्वायर। आर स्क्वायर आर के बाहर चला गया तो भी चलता है। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन की और वैल्यूज लिख सकते हो, या एक्सेलरेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, और एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाय आर। तो आप इसको लिख पाओगे वी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी रेस टू 4 अपॉन आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। आर अल्फा, वो तो आर अल्फा ही होता है ना, इसीलिए तो आप उसको ऐसा भी लिख पाओगे, ऐसा भी लिख सकते हो उसको। तो मतलब कि डिफरेंट उसके मेथड होते हैं लिखने के। अब यहाँ पर हम कुछ समरी देख लेते हैं, देखो जरा। रेडियल एक्सेलरेशन भी 0 है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है। जब दोनों एक्सेलरेशन 0 हो तो रिजल्टेंट मोशन जो होता है उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें रिजल्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है, एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, एक्स और वाई दोनों भी प्लेन में नहीं होता है। दूसरा केस है जब रेडियल एक्सेलरेशन 0 हो लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन 0 हो। टेंजेंशियल होता है मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन बोलते हैं। और इसके अंदर में एक्सेलरेशन नेट जो होता है आपका, वो नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल के बराबर होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर आता है, डीवी बाई dt बोलते हैं आप उसको, ठीक है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन आपके पास होती है कि जब आपके पास में AR की वैल्यू जो है वो नॉन 0 आती है और AT की वैल्यू जो है वो 0 आती है। AT की वैल्यू 0, AR नॉन 0, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन है, मतलब इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
अरे है कि नहीं बात सही? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ ए आर है, ए टी की वैल्यू 0 है। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा आपका, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वो ए आर के बराबर होता है। और लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो होगा आपका ए आर भी नॉन ज़ीरो है और ए टी भी नॉन ज़ीरो है। तो इसको बता दिया कि नॉन ज़ीरो है, दोनों एक्सेलरेशन आ गए, तब उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे ए नेट की वैल्यू हो जाती है ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस यानी कि ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो ये है हमारे पास में नेट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट मोशन और सिचुएशन। तो ये 4 कंडीशन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। इन कंडीशन के अंदर एक्सेलरेशन को हम जांचते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, और ये अलग अलग फॉर्मूले हैं कुछ जो हम एक्सेलरेशन के लिए लिख पाएंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक्सेलरेशन भी हमने देखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसकी भी एक्सेलरेशन हमने देखा। अब एक्सेलरेशन से जुड़कर और क्या पॉइंट आता है हमारे पास, चलो देखते हैं उसको। देखो जरा ये कंक्लूजन को, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन AR is due to change in direction of velocity, whereas AT is due to change in magnitude of linear velocity। सही बात है, ठीक है। In uniform circular motion, particle has only radial component, that is AR, due to change in direction of linear velocity। Okay, it is also because omega is equal to constant। अब अल्फा की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, डी ओमेगा बाई डी टी होती है, देयरफॉर डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 0 हुआ। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस आर होता है, दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी डज नॉट चेंज, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट, दैट दिस मीन्स द एक्सेलरेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल के रेडियस पर होता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको समझिए। अब चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। दूसरा स्टेटमेंट है कि द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज नल वेक्टर। चलो देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा एक्चुअल में द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज बोला है, ऑलवेज अलोंग द रेडियस। तो नेट एक्सेलरेशन ऑलवेज अलोंग द रेडियस नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट हमारा होना चाहिए फॉल्स। तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट है फॉल्स। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो होता है वो अलोंग द रेडियस भी होगा, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है यानी कि ओमेगा के बदलने की वजह से, तो वो अलोंग टेंजेंट भी होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज अलोंग द रेडियस ओनली व्हेन द पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जब यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है पार्टिकल तब ही उसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन रेडियस के ऊपर होता है, नहीं तो दोनों तरफ मतलब कि एक टेंजेंशियल और एक रेडियस पर दोनों एक्सेलरेशन आएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट था कि एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज नल वेक्टर। यस, इट इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? देखो कि जब हम कंसीडर करते हैं कंप्लीट साइकिल, तो एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्सेलरेशन वेक्टर एट अ पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, रिजल्टिंग अ नल नेट एक्सेलरेशन वेक्टर। कैसे कि एक आप एक सर्कल सपोज करो, वो सर्कल में पॉइंट ए जो होगा, अगर उसका एक्सेलरेशन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है यानी कि ऊपर की दिशा में है, तो उसी का डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट जो होता है उसका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन आपके पास में होते हैं। द स्टेटमेंट इज ट्रू when we consider a complete cycle for an acceleration at any point। देखो जरा, for an acceleration at any point of circular path, acceleration किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर पाथ के, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्सेलरेशन वेक्टर एट अ पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द फर्स्ट पॉइंट, रिजल्टिंग इन अ नल और नेट एक्सेलरेशन वेक्टर। नेट एक्सेलरेशन उसको कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
देखो जरा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब क्या होता है, जब एक पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो और उस सर्कुलर मोशन के अंदर उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा हो, मतलब कि ये पार्टिकल है आपका, ये पार्टिकल का मास है m, तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगता है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म मोशन ले लो आप या नॉन यूनिफॉर्म ले लो, दोनों के अंदर ये तो है ना, ये तो कॉमन है ना, ये कॉमन है। आप चाहे नॉन यूसीएम लो या यूसीएम लो, दोनों के अंदर एसी तो रहता है। तो एसी की वजह से देखो क्या होता है, एक फोर्स आता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल, इसीलिए ये कौन सा फोर्स बन गया, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बना फिर, मास इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर, या फिर मास इंटू वी ओमेगा। तीन फॉर्मूले बन गए ना सेंट्रीपिटल फोर्स के अपने। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस दिशा में काम करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को एफसीपी लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखा जाएगा एफसीपी, सेंट्रीपिटल। क्योंकि एक और फोर्स आने वाला है, मैं आपको अभी वो भी बताने वाला हूँ। देखो हमारा वेलोसिटी किधर है पार्टिकल का, हमारे पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहो या ना रहो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एवरी सर्कुलर मोशन हैज दिस फोर्स कॉल्ड एफसीपी, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, ये याद रख लो, ठीक है। तो ये आ गया एफसीपी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिखेंगे कैसा, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स FCP इज इक्वल्स टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यूज आपके पास में 2 है, mv स्क्वायर बाय आर, ऐसा भी लिख पाओगे आप, या फिर आप लिख पाओगे इसको mr ओमेगा स्क्वायर, या फिर लिख पाओगे mv ओमेगा, ठीक है। तो 3 आपके पास में फॉर्मूले आ चुके हैं FCP के। अब इसके अंदर एक और आता है फोर्स जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, दिस इज अ सूडो फोर्स which is equal in magnitude, but opposite in direction to centripetal force। ये सूडो फोर्स होता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FCF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसको जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना, तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको माइनस के साथ लिखना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन कैसा होता है, इसका डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट होता है। माइनस यहाँ लिख दूंगे, इसके साथ में लिख सकते हो आप इसके mr ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो आप इसको, यहाँ पे माइनस, ये देखो माइनस mr ओमेगा स्क्वायर, ऐसा बता सकते हो। क्यों बता सकते हो, क्योंकि r बार जो है ना, इसको वेक्टर r बता दो और इसको FCP बता दो। FCP इज इक्वल टू माइनस ऑफ mr ओमेगा स्क्वायर, r की डायरेक्शन और हमारे FCP की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो FCF क्या होता है, FCF इज इक्वल टू माइनस ऑफ FCP होता है, ठीक है। फॉर्मूले सब सेम रहेंगे, FCF यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, प्लस में रहेगा, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो प्लस mr ओमेगा स्क्वायर, या फिर mv ओमेगा, बिल्कुल सेम है। फोर्स जो है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बट आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि FCP जो होता है आपका, वो FCF के साथ में ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, ठीक है, ओनली डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, आर ऑपोजिट डायरेक्शन होता है उनका, ठीक है। तो हम उसको यहाँ कैसे बता सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को और सेंट्रीफ्यूगल को, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ होता है, ठीक है। उसको हमने यहाँ पर एक नाम दिया है, क्या नाम दिया उसको हमने, सूडो फोर्स। सूडो का मीनिंग क्या होता है, सूडो का मीनिंग होता है फेक या अनरियल, ठीक है। ये रियल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स, ठीक है, बट दिस इज ना रियल फोर्स, मतलब रियल नहीं है, नॉन रियल है, ठीक है। ये सूडो फोर्स है। क्यों सूडो फोर्स है,
क्यों है, चलो देखते हैं क्यों सूडो फोर्स है। वाई, बिकॉज इट इज सूडो फोर्स, सूडो फोर्स बिकॉज इट्स ओरिजिन इज नॉट नोन, उसका ओरिजिन पता नहीं होता है, इसीलिए हम उसको सूडो फोर्स बोलते हैं। बाकी सबके ओरिजिन पता होते हैं, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसका ओरिजिन हमको मालूम होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका ओरिजिन हमको पता नहीं है, इसीलिए हमने उसको सूडो फोर्स का नाम दिया। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते कैसे हैं। अब देखो 4 मैं अलग अलग एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरे एग्जांपल्स को और मैं आपको प्रूफ करूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते किसको है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये मेरे हिसाब से एक कैरेक्टर है, ठीक है, जिसको अलग अलग अभिनेता जो है तो वो निभाता है। कैसे, चलो सुनते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, तो मैं एग्जांपल दूंगा पहले आपको कि देखो 3 अलग अलग एग्जांपल है। फॉर रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब अपने ये बोले हैं कि एफसीपी किसने प्रोवाइड करा, ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्रोवाइड किया, ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और तीसरा केस है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द रिवॉल्विंग स्टोन। अगर आपको स्टोन को अगर रिवॉल्व करवाना है तो उसके अंदर में सेंट्रीपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड करता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब तीनों केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने वाला कोई और है, ठीक है। पहले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरे केस में काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरे केस में काम कर रहा है आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब ये 3 लोग हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। और ये क्योंकि ये तीनों रियल फोर्सेस है ना, ये तीनों रियल फोर्सेस है। बट देखा जाए अगर कि सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली एब्सोल्यूट सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन, एक्चुअली वो कौन है, तो हम बोलते हैं कि देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ कैरेक्टर प्लेड बाय डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस, ठीक है। बात समझिए आपको। देखो मैं इसको एग्जांपल को और क्लियर करता हूँ। जैसे कि समझ लो आपकी क्लास है, ओके, आपकी क्लास है, एक कोई और क्लास है, एक कोई और क्लास है, तो 3 क्लासेस है मेरे पास में, 12th A 12th B 12th C, 3 बैचेस है मेरे पास समझो, ठीक है। अब मैंने ऐसे बोला कि 12th A बैच के ऊपर प्रदीप नाम का स्टूडेंट जो है वो है मॉनिटर, ठीक है। B बैच के ऊपर में राहुल नाम का स्टूडेंट है मॉनिटर, और C बैच के ऊपर में शुभम नाम का स्टूडेंट है मॉनिटर। तो मेरे पास में 3 लोग हैं जो मॉनिटर है, डेजिग्नेशन है उनकी, मॉनिटर उनका डेजिग्नेशन है, ठीक है। ए क्लास में है मेरे पास में प्रदीप, दूसरे में है राहुल, तीसरे में है शुभम, ठीक है। अब मैंने ऐसे बोल दिया कि क्लास में मैं जाता हूं और पूछता हूं कि हु इज द मॉनिटर, तो अगर मैं क्लास ए में हूं तो वहां पे प्रदीप खड़ा हो जाता है, अगर मैं क्लास बी में हूं तो वहां पे राहुल खड़ा हो जाता है, अगर मैं क्लास सी में हूं तो वहां पे शुभम खड़ा हो जाता है। हु इज द मॉनिटर, आंसर मिल गया, ये है, ये है या ये है, 3 लोग हैं, ठीक है। हु इज द मॉनिटर, मॉनिटर कौन है, आंसर दे दिया किसी ने। अब मैं ऐसे गया क्लास में और मैंने जाकर पूछा मॉनिटर किसका नाम है, मैंने पूछा मॉनिटर किसका नाम है अगर, तो यहाँ पर इस क्लास में प्रदीप, इस क्लास में राहुल, इस क्लास में शुभम, तीनों खामोश बैठे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पूछा मॉनिटर किसका नाम है तो कोई कह नहीं रहा है, लेकिन जैसे मैं पूछता मॉनिटर कौन है, तो मॉनिटर इज अ डेजिग्नेशन प्लेड बाय डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। अब आप समझ में आए आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली है क्या। तो उसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, जब प्लैनेट को घूमने की बारी आई तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, ऐसा पूछा मैंने पूछा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, तो ग्रेविटेशन ने बोला कि मैं हूं भाई ग्रेविटेशन, मैं हूं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम दे रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी तरफ से। हमने कहा कि ओके देन। दूसरी केस में हम गए और इलेक्ट्रॉन को हमने पूछा कि भाई इलेक्ट्रॉन तुम घूम रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, कौन है पूछा हमने अभी, हाँ किसका नाम है नहीं पूछा ना, कौन है पूछा। तो जैसे पूछा हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, तो एकदम से बोलने लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आई एम द सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स भैया। और तीसरे केस में हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग से एक पत्थर घूम रहा था, हमने उस पत्थर से पूछा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है तुमको,
तो स्ट्रिंग कहने लगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग कहने लगा कि अयो आम दे रहे टेंशन, आम टेंशन देता स्टोन ऐसा घूमता हमारे सर के ऊपर में ऐसा, तो हम स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता। तो हमने बोले कि ठीक है, और जैसे ही हमने एकदम से क्वेश्चन किया किसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ग्रेविटी भी खामोश है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी खामोश है, और टेंशन भी खामोश है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। नाम तो उनके है ही नहीं ना, उनके नाम तो ओरिजिनल है उनके पास, उनका काम क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उनका काम है। अच्छा, अब ये देखो जरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आया फिर, जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगता है तब एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगने लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं कि ये इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, बस इसका ओरिजिन नहीं मालूम, इसका ओरिजिन ये तीन है, इसका ओरिजिन नहीं पता, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, सूडो फोर्स बोल दिया। इसके ऊपर बाद में और बहुत चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी डाउट्स मत निकाल लो उसके ऊपर में एकदम से, हम उसके ऊपर में और भी नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं कि सूडो फोर्स आया क्यों है। ठीक है, सूडो फोर्स की एग्जांपल कैसी है कि जब आप बस में जा रहे हो और बस एकदम से लेफ्ट टर्न लेने लगे तो आपको सबको राइट की तरफ में ऐसा ऐसा धक्का लगता है। ठीक है, आप सब राइट में चले जाते हो, बस राइट को टर्न ले रही है, आप सबके सब लेफ्ट में चले जाते हो। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपको सेंटर से दूर ढकेलता है। ठीक है, इसका ओरिजिन हमको नहीं पता, इसलिए हमने उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला। इसके ऊपर और चर्चा होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।